एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे सर पर आज क़यामत टूट पड़ा था। मैं जो इतराए बैठी थी, आज सारा गुमान उतर गया था। मेरी माँ ने मेरी वह हालत कर दी थी जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं जिसे मोहब्बत करती थी, आज उसको छोड़ना पड़ रहा था क्योंकि मम्मी पापा के मर्जी के खिलाफ मैं एक कदम भी नहीं उठा सकती थी। और इसी गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरा जी चाह रहा था अपना सर दीवार पर दे मारूं। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, क्या करूं। घर वालों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। सिर्फ पैसों की लालच में आकर एक पैरों से अपाहिज आदमी के साथ मेरी शादी कर दी थी। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से चल भी नहीं सकता था, कहीं अकेले जा भी नहीं सकता था। उस अपाहिज आदमी को मेरा हमसफ़र बना दिया था, सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में। ना तो उस आदमी को दहेज का लालच था, ना ही कोई और डिमांड थी। उसने बिना किसी दहेज के मुझे स्वीकार कर लिया था, और करता भी क्यों नहीं। मैं दोनों पैरों से अपाहिज था। शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी, या शायद ही कोई ऐसे माँ बाप भी होंगे जो उसे जीवन साथी के रूप में चुनना पसंद करते होंगे। लेकिन मेरे माँ बाप लालच में अंधे होकर मेरी शादी उस अपाहिज आदमी से करवा दी थी। मेरे माँ बाप को भी लालच हो गया था, हमें अपनी ज़रूरत के लिए पैसा मिलता रहेगा। मगर मैं कहाँ जानती थी, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखट की आवाज़ सुनाई दी थी, और फिर दरवाजे के अंदर आता दिखाई दिया। उसके साथ साथ वह मेल सेक्रेटरी भी था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वह उसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज़ देकर बुला लीजिएगा, मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैं आंसू अपने अंदर ही अंदर उतार रही थी। ये कैसी रात थी। इस रात में तो लड़कियां अपने हमसफ़र का बेचैनी से इंतज़ार करती हैं कि उनका हमसफ़र कमरे में आएगा, उनके हुस्न की तारीफ़ करेगा, मुँह दिखाई का तोहफ़ा देगा। लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई भी जज्बात नहीं थे। होते भी कैसे। मेरा पति तो मुझे देखने के लिए अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता था। मैंने मन ही मन में अपने आंसू उतार लिए थे और हाँ में सिर हिला दिया। मेरा पति पंकज मेरे पास बैठकर मेरे नैन नक्श को देखने लगा। गुस्से की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। मैंने गुस्से के मारे उसका हाथ पीछे झटक दिया था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे थे। शायद वह इस तरह से व्यवहार के लिए तैयार नहीं था। वह तो समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ, उसकी दौलत से इम्प्रेस होकर उससे शादी की है, और अब कैसे उसे धुतकार सकती थी। मैं एक पल भी उसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरे धुतकारने को वो शायद मेरी शर्म समझा था, क्योंकि वो मेरे चेहरे पर गुस्सा और नफरत तो देख ही नहीं सकता था। वो मेरे करीब दोबारा से आया था और वो मुझे झूठी झूठी बातें कर रहा था। मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। मेरा दिमाग यही ताने बाने बुन रहा था, मैं इस आदमी से कैसे जान छुड़ाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने मेरे बॉयफ्रेंड पप्पू का चेहरा आ रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं उसे जल्दी से कहने लगी, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कपड़ों की वजह से मैं थक गई हूँ। आप थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक मैं आ जाऊँगी। उसे वहीं छोड़कर मैं ड्रेसिंग रूम के कपड़े बदल कर दबे पाँव कमरे से बाहर निकल गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उस नौकर को कहाँ ढूंढूं जो इस घर में रेगुलर रहता था और जिसने मुझे आते आते अपनी मजबूरी की एक लंबी दास्तां सुनाई थी। अब मैं सोच रही थी कि उसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं बाहर आई। सामने ही एक तरफ नौकरों के क्वार्टर बने हुए थे, सामने ही एक चौकीदार था। मुझे देखकर हैरान हुआ था। कहने लगा, मैडम जी, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था क्या? मैंने उसे कहा कि मुझे रामू से बात करनी है। कहाँ है वो? उसे बुला दो। तभी चौकीदार रामू को बुलाकर लाया। वह शायद सो रहा था, आंखें मलता हुआ बाहर आया था। मुझे हैरान नज़रों से देखने लगा। देखने में अच्छा भला खूबसूरत लड़का था। उम्र ही यही कोई 24-25 साल की थी, लेकिन मजबूरी के कारण वह इस घर में नौकरी कर रहा था। कहने लगा, मैडम जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ पर रख दी। ये अंगूठी भी मेरे पति की तरफ से बनवाई गई थी। मेरा जितना भी जेवर था सब मेरे पति ने बनवाया था। मेरे माँ बाप की इतनी औकात नहीं थी कि मुझे एक चांदी का छल्ला भी दे देते। उस समय मुझे वह अंगूठी पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी उसके लिए मुझे अपनी पसंद की चीज़ों की कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने मनोरमा से कहा कि तुमने मेरा एक काम करना है। अगर तुम मेरा वह काम कर दो तो मैं तुम्हें और भी कुछ दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए।
वह हैरान नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी सारी ज़रूरत को भी पूरा कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और जब मैंने उसे अपना काम बताया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुंह खोलकर हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था। अपने हाथ दोनों कान पर लगाकर कहने लगा, मैडम जी, ये मुझसे नहीं होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया तो न जाने क्या होगा। मैडम जी, आप ऐसा मत करिए। मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा। मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे माँ बाप एक पल भी मुझे अपने घर में नहीं रुकने देंगे और फ़ौरन मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। मेरे माँ बाप की बदनामी हो जाएगी और ये बदनामी का सदमा मेरे माँ को ले डूबेगा। हम गरीबों के पास सिर्फ इज्जत ही होती है। अगर वह भी चली गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने उसे बाजू से पकड़कर झकझोर दिया और उससे कहने लगी, तो फिर तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। देख लो, तुम्हारी बीमार माँ है और इस समय तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में अगर तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारी माँ का क्या होगा? वह फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय मेरी बात मानने के अलावा। उसने अपने एक जानकार नौकर को मेरे पति के कमरे में भेज दिया। मैंने उसकी खुशबुओं से नहला दिया था जिससे कि मेरे पति को शक न हो। उसे अपनी जगह पर मैंने बिस्तर पर लिटा दिया। खुद कमरे से बाहर आ गई थी। लगभग 1 घंटे के बाद वह थकी थकी सी बाहर निकली और उसकी हालत देखकर मैं समझ गई थी कि मेरा काम हो चुका है। मेरे पूरे शरीर में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मैंने उसका धन्यवाद किया। वह झुकी हुई नज़रों के साथ वहाँ से चली गई। वह गरीब थी मगर बेहया नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसे ये काम करना पड़ा था जो उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे। वह किस तकलीफ से गुजरकर ये काम कर रही थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं जब कमरे में आई तो मेरा पति पंकज सो रहा था। मैं भी आराम से एक जगह पर लेट गई और सोचने लगी कि सही समय पर मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। इस अपाहिज आदमी को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अब पंकज मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था। मेरा ख्याल भी बहुत रखता था। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मगर मुझे उससे कोई लगाव नहीं था। पंकज को देखकर मुझे नफरत का एहसास होता था। उसकी बातें मुझे जहर लगती थी। जितनी देर वो मेरे आसपास रहता मेरा जी चाहता कहीं उठकर भाग जाऊं। मुझे उसकी शक्ल भी ना देखना पड़े, लेकिन मजबूरन मुझे उसकी बातें सुननी पड़ती। लेकिन मैं उसके करीब नहीं जाती थी। जब भी उसका मूड होता मैं बहाना बनाकर उसके पास से हट जाती थी और मोहिनी को उसके पास भेज देती। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं उस अपाहिज आदमी के साथ रोमांस करूं। अब तो मुझे अपने माँ बाप से भी सख्त चिढ़ हो गई थी। मेरा भी अपने माँ बाप से मिलने का दिल नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था उसके बाद मैं अपने माँ बाप का चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी और ना ही मैं अब तक उनसे एक बार भी मिलने गई थी। मेरी माँ को मेरी चिंता हुई थी। वो मुझसे फ़ोन पर बात करती थी, लेकिन मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाती थी और इसी चिंता में वह एक दिन मेरे घर आ गई और रोते हुए मुझसे गले लग गई और मुझसे शिकायत करने लगी, तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने नहीं आई हो। माँ की बात सुनकर मेरा दिल नरम पड़ा था। पहले तो मुझे अपने माँ बाप से गुस्सा आता था, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ के साथ गलत कर रही थी। तभी मेरा पति पंकज भी वहाँ आ गया। कहने लगा कि तुम उनके साथ कुछ दिनों के लिए चली जाओ। यूँ मैं बुझे दिल के साथ अपनी माँ के साथ उनके घर रहने के लिए आ गई थी। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त पप्पू से हुई थी। उसको देखकर पुरानी मोहब्बत जाग उठी थी। उसने भी शिकवा करती निगाहों से मुझे देखा था और फिर दोबारा से अपने काम में बिजी हो गया था। वह हमारे पड़ोस में ही रहता था। यूं ही कभी छत पर आते जाते मेरी नज़रें उसकी नज़रों से चार हुई थी और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे थे। अभी वो अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफ़ी देर तक मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी, मगर जब खुद पर काबू ना पा सकी तो आखिरकार दिल के हाथों मजबूर होकर उसे बुला बैठी थी। और फिर उसकी शिकायत भरी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह भी बहुत दुखी है और उससे ज़्यादा तो दुखी मैं थी। जो कुछ हुआ था उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। शायद ये तकदीर का खेल था, लेकिन मैंने अभी तक अपने पति को स्वीकार नहीं किया था, ना ही कभी स्वीकार करने का इरादा रखती थी। पप्पू के चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे दिमाग में एक घिनौना ख्याल आया और मैंने सोचने लगी, इस ख्याल को मंजिल तक कैसे पहुंचाऊं। मैंने अपने माँ के घर में कुछ दिन और रुकी थी और फिर अपने घर आने के बाद अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। वह नौकरानी भी अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर तैयार थी, लेकिन कभी कभी वह अपनी आंखों में आंसू भरकर कहती, मैडम जी, ये सब कुछ गलत है, आप ऐसा मत करें। आप अपने पति को धोखा देकर गलत कर रही हैं। आपने मेरी इज्जत भी खराब करवा दी। मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। मैं किस मुंह से अपने होने वाले पति के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी और उससे वफा कर सकूंगी।
मैं तो कहीं की ना रही, लेकिन मुझे उसके आंसू दिखाई नहीं देते थे। उसकी तरफ से तो मुझे सुकून था कि वह ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर ये बात किसी को बताती तो उसकी ही बदनामी होती। कहीं भी उसकी शादी ना होती और उसकी बदनामी का सुनकर उसके माँ बाप भी उसे घर से निकाल देते, किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहती। और मोहिनी ये कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो जाए, इसलिए ये राज कभी किसी के सामने ही नहीं खुलेगी। दूसरी तरफ से मेरे लिए एक ही परेशानी थी। रात को मेरे पति को कम दिखाई देता था, दिन में मुझे वह देखता ही रहता था। मेरे पति को ये नहीं पता था कि रात के अंधेरे में उसके पास कौन सोता है। रही बात पंकज की खास सेक्रेटरी, जो मुझे उसका सेक्रेटरी कम और चमचा ज़्यादा लगता था। हर वक्त पंकज के आसपास मंडराता रहता था, उसका ख्याल भी बहुत रखता था, उसके साथ बहुत ही वफादार रहता था। मुझे उसे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था और इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था। आधी रात को फ़ोन करके मैंने उसे अपने कमरे में ये कहकर बुलाया कि पंकज की तबीयत खराब है। पंकज की तबीयत का सुनकर पंकज का सेक्रेटरी रमेश जल्दी से कमरे में आ गया था और तभी मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। पंकज भी हड़बड़ा बैठा और जब मुझसे रोने का कारण पूछा तो उससे कहने लगी कि तुम्हारे सेक्रेटरी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। रमेश ये सुनकर परेशान हो गया था। उसने सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर पंकज ने वही सुना जो मैं उसे सुनाना चाहती थी और वही देखा जो मैं दिखा रही थी। उसने फ़ौरन ही रमेश को नौकरी से निकाल दिया था। रमेश अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे बिल्कुल भी इस बात में कामयाबी नहीं मिली थी। मैंने अपने सोचे समझे प्लान के अनुसार पंकज को कहा कि मेरी दूर की कज़न, उसे नौकरी की तलाश है, वह आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा, आप उसे नौकरी पर रख लो। ये सुनकर पंकज कहने लगा, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो सही होगा, वैसे भी तुमसे ज़्यादा मेरे साथ और कौन वफादार हो सकता है। पंकज की बात सुनकर एक पल को मैं शर्मिंदगी की गहरी खाई में डूब गई थी कि मैं तो उसके साथ बेवफाई कर रही थी, उसे धोखा दे रही थी, उसके अपाहिजपन का फ़ायदा उठा रही थी और वो मेरे बारे में कितने सच्चे जज्बात रखता था। मगर मैं अपने दिल में उठने वाले जज्बातों को थपक कर सुला दिया था और फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड पप्पू को घर पर रख लिया था और उसे रमेश की जगह दी थी और वह भी मेरी वजह से ये काम करने पर तैयार हो गया था। वैसे भी इतना बड़ा घर था, वह यहाँ पर बहुत ऐशो आराम से रहने लगा था, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और यहाँ तो उसे मेरी संगत भी मिला करती थी। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। बंद कमरे में हम सारी हदें पार कर चुके थे। जो हक मेरे पति का था वो मैंने पप्पू को दे चुकी थी। पति की संगत मुझे घिनौनी लगती थी, जबकि मुझे पप्पू की संगत में सुकून आता था, उसकी बाहों में मुझे सुकून मिलता था। बहुत ही चालाकी से पंकज के सामने ही अपनी मोहब्बत का खेल खेल रहे थे और पंकज को खबर तक भी नहीं थी। मैं रात के समय अपनी नौकरानी को पंकज के कमरे में भेज देती और खुद मैं पप्पू के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार हो रहा था। एक दिन पंकज कहने लगा कि किसी काम के सिलसिले में मुझे विदेश जाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं तो बौखला गई थी। अगर पंकज विदेश जाएगा तो फिर वह पप्पू को भी अपने साथ लेकर जाएंगे और पप्पू के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। वह कहने लगा, मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वो मेरा ख्याल रख लेगा। पंकज की बातें सुनकर मैं सुकून से हो गई थी। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था, बल्कि मेरे लिए तो अच्छा ही था। मैं पूरे घर में आज़ादी से जब चाहे जहाँ जा सकती थी। पंकज विदेश चले गए थे। ये एक महीना मैं भरपूर आनंद में गुजारा था, अपने पति के पैसों पर ऐश करते हुए मैं पप्पू के साथ खूब मौज मस्ती कर रही थी। पूरे भारत में जितने भी हिल स्टेशन की वह सारी खूबसूरत जगह जहां मैं जाने का भी ख्याल नहीं कर सकती थी, उन जगहों पर न सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने खूब ज़्यादा इंजॉय भी किया था। ज़िंदगी में आने वाले ये पल हम लोगों ने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों बहुत खुश थे। और फिर एक महीने के बाद जब पंकज आए तो वह पहले से कुछ बदले हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझसे नॉर्मल अंदाज में ही बात की थी, मगर फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है। उनके बोलने का अंदाज बदला हुआ था, देखने में भी वो पहले से कुछ ज़्यादा ही सेहतमंद हो गए थे। उनके चेहरे पर एक खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही रात हुई फिर से उन्होंने मुझे अपने करीब करना चाहा, लेकिन मैंने बहाना बना दिया और मैं बाहर उठकर आ गई। नौकरानी को अपने कमरे में बुला लिया और खुद मैं पप्पू के कमरे में चली गई। मुझे उसके कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एकदम दरवाज़ा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई और जब मैंने देखा तो मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैंने जब से घर में जन्म लिया था तब से घर में गरीबी का ही माहौल देखा था। सारी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए तरसते हुए गुजरी थी। घर में मेरे माँ बाप के अलावा हम 6 भाई बहन थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और घर के कामकाज की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी।
बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी थोड़ी बहुत छूट मिल जाया करती थी। मेरी माँ का निशाना ज़्यादातर मैं ही बना करती थी। मेरी माँ को मेरी हरकतों पर काफ़ी ऐतराज़ रहता था। उन्होंने मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर भी ज़्यादा समय गुजारने पर ऐतराज़ उठाया, जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, उन्हें बस हमें पैदा करने की, दुनिया में लाने की जिम्मेदारी निभाई। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, माँ के सामने नहीं कह सकती थी, क्योंकि वे चप्पल उतार कर ऐसा निशान लगाती जो सीधा मेरे सर पर जाकर लगता था। कमाने वाले सिर्फ पापा थे और भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज़्यादातर दाल सब्जी ही बनती थी। कभी कभी तो घर में भूखे रहने की नौबत भी आ जाती थी। अच्छा खाना तो शायद महीने में एक बार ही नसीब होता था। पप्पू मेरी ज़िंदगी में बाहर की तरह आया था। वे लोग कुछ समय पहले ही हमारे मोहल्ले में आकर रहने लगे थे। ये घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे हालत से गुजर रहे थे। हमें एक फ़ायदा ये था कि हमारा घर कच्चा पक्का ही सही मगर अपना खुद का घर था। मगर वे लोग तो बेचारे अपने घर से भी वंचित थे। पप्पू की कोई नौकरी भी नहीं थी। वह सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी भी करना चाहते थे। और जब पप्पू ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो मेरे माँ पापा ने ये कहकर रिश्ता उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है, वह तो कोई काम धंधा भी नहीं करता। ऐसे निकम्मे इंसान के साथ लड़की को ब्याहने का क्या फ़ायदा, जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन मायके की दहलीज पर आकर पड़ी रहेगी। मेरी माँ की बात एक हद तक ठीक थी, मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। और जब इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया तो माँ ने मेरी बहुत ही ज़्यादा पिटाई भी कर दी थी। और माँ से मार खाने के बाद भी मैं अपनी बात पर डटी रही, एक इंच भी पीछे नहीं हटी थी। उन्हीं दिनों मम्मी पापा के साथ न जाने क्या क्या बातें चल रही थी। हर वक्त एक दूसरे की बातें करते रहते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये लोग मेरे बारे में ही खिचड़ी पका रहे थे। मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वे लोग जानते थे मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी टाइप की लड़की हूँ। तभी एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था? मेरे पापा के बॉस तो बहुत ही पैसे वाले आदमी होंगे, उसके साथ मेरी शादी कैसे हो सकती थी? लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आया था। मुझे उस समय पैसे से कोई मतलब नहीं था। पप्पू की मोहब्बत का बुखार मेरे सर पर चढ़ा हुआ था। उसके अलावा मुझे दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। मैंने कहा, माँ, आप मेरी मर्जी के बगैर मेरे रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं, जबकि आप जानती हैं कि मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ। माँ ने मेरी बात सुनकर अपना सर पीट लिया और कहने लगी, ये निकम्मा जो 20 रुपये भी नहीं कमाता, वह तुम्हें क्या खिलाएगा? वह तुम्हारी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा? तुम मेरी औलाद हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया के वह सारे सुख आराम मिले जो सपने तुम्हारे मायके में रहकर पूरे ना हुए, वे तुम्हारे अपने घर में पूरे हो जाएं। मैं जानती हूँ तुमने छोटी छोटी चीज़ों को तरस तरस कर इतने साल काटे हैं, लेकिन हम लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि तुम लोगों के सारे खर्चे पूरे कर सकते थे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने आगे की ज़िंदगी में खुश रहें, और यही सोचकर मैंने ये फ़ैसला तुम्हारे लिए किया है। पंकज एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर देगा। तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। उस निकम्मे नालायक पप्पू का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, वह तुम्हें ज़िंदगी में सिवाय दुखों के कुछ भी नहीं देगा। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। पापा भी रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी थे। मैं अपनी माँ से इतना ज़्यादा नहीं डरती थी, लेकिन पापा से बहुत डरती थी, और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पापा कुछ बीमार भी रहते थे। पिछले कई सालों से वे दिल के बीमारी से घिरे हुए थे, यहाँ तक कि उनके गुर्दे भी खराब होने लगे थे। मैं चुप हो गई। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही मेरा रिश्ता पंकज से तय हुआ, पंकज ने मेरे पापा की काफ़ी मदद की थी। पापा के इलाज के लिए काफ़ी पैसे भी दिए थे। इस बात का अंदाज़ा मुझे बहुत बाद में हुआ था, और जब शादी से पहले मेरे लिए कीमती जेवर और ढेरों कपड़े आए थे, ये देखकर कुछ पल के लिए मैं बदल ही गई थी। लेकिन मुझे अभी हैरानी थी कि वह इतना पैसे वाला आदमी मुझसे शादी क्यों करना चाहता था। मैं खूबसूरत तो थी, लेकिन मुझसे भी कई ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां अमीर घर से भी मिल सकती थी। फिर भला पापा के बॉस ने मुझे ही क्यों चुना था? मैंने अपनी माँ से पूछा, लेकिन मेरी माँ मुझसे नज़रें चुरा गई थी। और फिर शादी से ठीक एक दिन पहले मेरी माँ ने मुझे डरते डरते बताया था कि तुम्हारा होने वाला पति दोनों टांगों से अपाहिज था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। ये सुनकर तो ऐसा लगा था जैसे मेरे सर पर पूरे घर की छत आ गिरी हो। मैंने झटके से सर उठाया था। मैंने कहा, माँ, आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस आदमी से मेरी शादी की है?
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माँ बाप इतने खुदगर्ज हो सकते थे कि अपने फ़ायदे के लिए मुझे एक अंधे कुएं में धकेल दिया था। मेरी खराब हालत देखकर मेरी माँ थोड़ा गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे क्या हुआ? लड़का बहुत अमीर है, पैसे में खेलोगी तुम? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि उसका इलाज मुमकिन है। कुछ समय पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। वह पैदाइशी अपाहिज नहीं था और ये भी हो सकता है कि वह ऑपरेशन करवा ले, उसकी नज़र वापस आएगी। तुम चिंता क्यों करती हो? माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर अब मेरे दिल में उस इंसान के लिए नफरत पैदा हो गई थी। इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफरत की आग में पाप के रास्ते पर चल बैठी थी, जिसने अपने पैसे के बलबूते पर मेरे गरीब होने के बावजूद भी मुझे सहारा दिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बहुत ही नफरत और बदगुमानियाँ लेकर उसके घर आई थी। उसे अपने पास देख कर भी मेरे दिल से उसके लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने का सोच रही थी। और आखिरकार मैं अपने इस मकसद में कामयाब भी हुई थी। बल्कि एक तरफ से तो मैं खुश थी, एक तो मुझे उसकी संगत बर्दाश्त नहीं करना पड़ती थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसों में खेल रही थी। हर ऐसो आराम मुझे मिल रहा था। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश हो गए थे, तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ा कर बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा पति पंकज खड़ा था, बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई थी, मगर उसके कम दिखने का सोचकर मेरी सांस दोबारा बाहर आई थी। काफ़ी देर तक वह वहीं खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में बिजी हो गए थे। वह दरवाज़ा बंद करके वापस जा चुका था। मेरे पति की ये कमजोरी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी और अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई तो ये देखकर हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा पति बैठा हुआ था और हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथों में एक अखबार था। आंखों पर चश्मा टिकाए हुए अखबार पढ़ने में बिजी था। मैंने और पप्पू ने हैरान और परेशान नज़रों से एक दूसरे को देखा था। ये सब क्या था? तभी पंकज ने एक नज़र मेरे ऊपर डाली और कहने लगा कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। इसका मतलब रात को जो कुछ भी हुआ था उसने अपनी आंखों से देख लिया था। उस पर मेरी हकीकत खुल गई थी। मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर वह जख्मी अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने तो तुम पर भरोसा किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने मेरे सेक्रेटरी रमेश का इल्ज़ाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था, क्योंकि मुझे रमेश पर पूरा भरोसा था। ऑफिस जाने के बाद मैंने रमेश को अपने ऑफिस में बुलाया था तो उसने हिचकिचाते हुए मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस समय तुम्हारा क्या मकसद था। मैं तुम्हारी सच्चाई खुद जानना चाहता था, किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि वह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ अपनी आंखों से देख कर ही मैं उस पर विश्वास करता। जब मैं ऑपरेशन करवा कर वापस आया, तुमने मोहिनी को मेरे कमरे में भेजा तो मैं चौंक गया था। मोहिनी भी मुझे अंधा समझ रही थी। मैंने उससे बात की और उसे ये सब कुछ पूछा तो वो पहले तो डर गई थी, फिर रोते हुए कहने लगी, मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया है मजबूरी की वजह से किया है। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। तभी मैंने अपना शक दूर करने के लिए उस कमरे में आया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी। उसने मेरे हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा, इसमें तुम्हारे डिवोर्स के कागजात हैं। मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। कुछ ही देर के बाद मोहिनी कमरे से निकलकर बाहर आई थी। आज तो उसका रंग ढंग ही बदला हुआ था। खूबसूरत सी पिंक कलर की नेट की साड़ी में उसका हुस्न कमाल का लग रहा था। वह इस घर की मालकिन लग रही थी। पंकज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। मैंने तुम्हें डिवोर्स देकर आज़ाद कर दिया है और अब मैं आज ही मोहिनी से शादी करने वाला हूँ। इतने दिनों से मोहिनी मेरे साथ मेरे ही बिस्तर पर सो रही थी। वह सारे हक जो मुझे तुम्हें देने थे वह मैं मोहिनी को दे रहा था। मेरी पत्नी की तरह मोहिनी मेरे साथ रातें बिता रही थी। मैं अब उसे बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकता, उसकी इज्जत खराब नहीं कर सकता। उससे शादी करके मैं उसे इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता हूँ। ये कहकर मोहिनी की तरफ एक मोहब्बत भरी नज़र डाली थी। मोहिनी के चेहरे पर भी एक शर्म की लाली फैली हुई थी जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। मोहिनी का हाथ पकड़कर ड्राइवर को आवाज़ लगाता हुआ बाहर चला गया था और मैं वहीं जमी की जमी रह गई थी। मैंने बिना विश्वास किए पंकज को देखा था। उसने तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला भी सुना दिया था।
तभी उसने जाते हुए एक और फाइल मेरे हवाले की, कहने लगा, एक छोटा सा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था जो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा था। ये मैं तुम्हारे हाथ में देना चाहता था। अब तुम जो चाहे इसका करो और बधाई हो। अब तुम आज़ाद हो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों मरे मरे कदमों से वहाँ से निकले थे। मैं अपने माँ बाप के घर क्या मुँह लेकर जाती। पप्पू के साथ मैं अपने उस अपार्टमेंट में चली गई। मेरे बैंक में काफ़ी बैलेंस भी था। आते समय मैं अपने जेवर भी अपने साथ बैग में रख लिए। मैं और पप्पू उसी अपार्टमेंट में आकर रहने लगे। पप्पू ने मुझसे शादी भी कर ली थी। सारा दिन वह घर पर ही रहता था। अब मेरे पास पैसे ख़त्म होने लगे थे। अब मैं झुँझलाने लगी थी और मैं रोज़ पप्पू को कहती, कोई काम धंधा पकड़ लो, आखिर कब तक यूँ घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उससे ये बात करती तो वो मुझे प्यार से टाल देता, मगर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से बात कहती थी। इस वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। मैं जब भी उसे कमाने की बात करती तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगता, मुझे मारने लगता। वह वाकई में निकम्मा इंसान था। उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। मेरी माँ की बात बिल्कुल सही थी। वह सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और दिल लगाने वाली बातें कर सकता था, लेकिन इन दिल लगाने वाली बातों से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए होती है और रोटी के लिए मेहनत करना पड़ती थी, जो पप्पू बिल्कुल भी नहीं करता था। मैं उसकी उन्हीं मीठी मीठी बातों पर मर मिटी थी और मैं अपना हंसता बसता घर उजाड़ बैठी थी। मेरे माँ बाप को भी खबर लग गई थी। वे लोग भी मुझसे नाराज़ थे, मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे और मैं यहाँ पर लड़ते कुड़ते अपने दिन गुजार रही थी। पढ़ाई भी मेरी ज़्यादा नहीं हुई थी। सिर्फ 12वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की थी। मुझे किसी अच्छी जगह नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम करती रहती थी। जब मैं घर आती तो पप्पू कमरे में बेड पर लेटा हुआ टीवी देखने में बिजी होता। उसको देखकर मैं गुस्से से लाल पीली हो जाती थी और फिर सारे दिन की थकी हारी मैं घर के काम करने में बिजी हो जाती थी। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे अपने वे ऐश भरे दिन याद आते थे। मैंने अपने पुराने पति के घर में गुजारे थे। काश मैं उसके साथ वफा करती तो आज एक खुशहाल और ऐश भरी जिंदगी बिता रही होती। अब तो वह दिन जैसे मेरे लिए सपना बनकर रह गया था। मैं अपने पापों की वजह से एक दुख भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। मायके जाती तो मेरी माँ मुझसे सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहाँ से वापस आ जाती थी। मैं घर में और नौकरी में घनचक्कर बनकर रह गई थी। अब हर पल पछताते रहती थी। अगर मैं अपनी माँ की बात मान लेती तो थोड़ा सब्र काम लेती तो अपने पति को इज्जत और मोहब्बत देती तो आज मेरा घर न उजड़ता। मेरी माँ ने मुझसे कहा भी था कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही नफ़रत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब तो पंकज की आंखें भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। अब मुझे हर हाल में पप्पू के साथ ही गुजारना पड़ता। मेरे वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।